हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम आर्चीव एंड म्यूजियम यानी कि अभिलेखागार और संग्रहालय विषय की बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर किया है, यानी कि ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चन को कवर अप किया है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सबसे पहले अपना विषय सूची देख लेते हैं, अपना कंटेंट, अपना सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 है अभिलेखागार और संग्रहालय की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ आर्चीव एंड म्यूजियम, जिसके अंदर हम बात करेंगे उसके टाइप्स की, डिजिटल, वर्चुअल, क्राफ्ट्स, मीडिया, डिफरेंस बिटवीन आर्चीव एंड म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, यानी कि डिजिटल, शिल्प, मीडिया, अभिलेखागार क्या होता है, संग्रहालय और पुस्तकालय के बीच क्या अंतर है। फर्स्ट यूनिट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर सेकेंड यूनिट है भारत में अभिलेखागार और संग्रहालयों के विषय का इतिहास, प्रत्येक मामले का एक अध्ययन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स इन इंडिया विद 1 केस स्टडी ईच। थर्ड यूनिट है संग्रह, दस्तावेजीकरण और संरक्षण, यानी कि कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन। यूनिट 4 है संग्रहालय, प्रस्तुति और प्रदर्शनी, यानी कि म्यूजियम प्रेजेंटेशन एंड एग्जीबिशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहालय से आपका क्या अभिप्राय है? विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों के बारे में बताइए, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूजियम, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स। म्यूजियम क्या होता है, संग्रहालय क्या होता है? म्यूजियम एक ऐसा परिसर होता है या फिर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे हमारी ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जितनी भी जो ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं इन सबको प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। यानी कि म्यूजियम इज अ कॉम्प्लेक्स दैट प्रिजर्व एंड डिस्प्लेज हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, एस्थेटिक और कल्चर आर्टिफैक्ट्स, यानी कि एक ऐसा संग्रहालय जहाँ पर ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक, कलाकृति इन सबको प्रदर्शित किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है और उन्हें संरक्षित यानी कि प्रिजर्व किया जाता है। वैसे तो आमतौर पर अगर हम बात करें, जो म्यूजियम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की जो वस्तुएं होती हैं, अलग अलग टाइप्स की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हो गए, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें कि ये म्यूजियम वर्ड कहाँ से आया, तो जो ये म्यूजियम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि वो एक ग्रीक शब्द मूसियन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मूस की सीट। अर्थात ग्रीक पौराणिक कथाओं के जो 9 देवता होते हैं, जिनमें उन्हें विचार चिंतन के लिए, उनको थॉट सोचने के लिए कोई भी एक क्वाइट प्लेस यानी कि एक शांत स्थान दे दिया जाता है, या फिर कोई भी एक विशेष स्कूल दिया जाता है, वो इन सब से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो आइकॉम म्यूजियम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लेटन आइकॉम संग्रहालय परिभाषा के अनुसार, संग्रहालय एक ऐसा स्थायी प्रतिष्ठान है जिसमें सामान्य हित में प्रशासित किया जाता है, विभिन्न माध्यमों से संरक्षण, अध्ययन बढ़ाने और विशेष रूप से इसके विलोपन और वस्तुओं के निर्देश समूहों और सांस्कृतिक मूल्य के नमूनों के लिए जनता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इन्हें दिखाया जाता है। यानी कि जो म्यूजियम होता है वो एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो उन्हें संरक्षित करके रखें, यानी कि उन्हें प्रिजर्व करके रखें, और उसके बाद वो सब कुछ किसे दिखाया जाए, डिस्प्ले किया जाए, आम जो जनता यानी कि जितने भी पीपल्स हैं उनको ये सब कुछ दिखाया जाए। उसके बाद अगर हम म्यूजियम के टाइप्स की बात करें, यानी कि टाइप ऑफ म्यूजियम्स की बात करें, तो संग्रहालय के कई प्रकार होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कला संग्रहालय यानी कि आर्ट म्यूजियम। तो आर्ट म्यूजियम के अंदर जितनी भी ड्राइंग से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी आर्ट कलेक्शन होती हैं, कोई भी वास्तुकला होती है, कोई भी शिल्प होती है, तो इन सबको रखा जाता है। उसके बाद जो इतिहास संग्रहालय यानी कि जो हिस्ट्री म्यूजियम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इतिहास से संबंधित सारी वस्तुएं, यानी कि जितनी भी हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई हमें अवशेष मिला है, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड या फिर किसी भी इवेंट की कोई ऐसी चीज़ है जो इतिहास को प्रस्तुत करती है, उसको डिस्प्ले करती है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाती है, हिस्ट्री म्यूजियम्स में। उसके बाद साइंस म्यूजियम्स होते हैं, जिसमें हमें पता है कि उसमें विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जीव विज्ञान या फिर कोई भी डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो साइंस म्यूजियम में रखी जाती है। उसके बाद होता है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स।
इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, जियोलॉजी, फॉसिल्स, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स में दिखाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो होते हैं बच्चों के संग्रहालय यानी कि चिल्ड्रन म्यूजियम। इसमें ऐसे प्रदर्शन या फिर ऐसी एक्टिविटीज दिखाई जाती है, किसी भी खेल, किसी भी प्ले की हेल्प से कुछ भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज दिखाई जाती है जिससे बच्चे होते हैं उन्हें न्यू न्यू चीजें सीखने का मौका मिलता है या फिर वो एनकरेज होते हैं लर्निंग की तरफ। उसके बाद अगर हम मिलिट्री म्यूजियम्स की बात करें तो जो मिलिट्री म्यूजियम होता है वो एक ऐसा संग्रहालय होता है, एक ऐसा म्यूजियम होता है जिसमें सैन्य इतिहास को दिखाया जाता है, जिसमें हथियार हो गए, आपके वर्दी हो गई या युद्ध से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सैन्य संग्रहालय में शामिल होती हैं। उसके बाद होता है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यानी कि पुरातत्व संग्रहालय। जैसे किसी प्राचीन खंडर या फिर किसी भी दफन स्थल, कोई भी ऐसी एंशिएंट रूइंस या फिर बुरियल साइट से जब भी कोई अवशेष या जो भी चीजें मिलती है उन्हें आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद होता है टेक्नोलॉजी म्यूजियम, जिसमें कंप्यूटर्स या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस या फिर जो भी डिफरेंट इन्वेंशंस होते हैं, जितनी भी अलग आविष्कार वगैरह होते हैं, इन सबको डिस्प्ले किया जाता है, जनता के सामने इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद होता है एंथ्रोग्राफिक म्यूजियम यानी कि नृवंश विज्ञान संग्रहालय। इसके अंदर जो डिफरेंट जातीय समूह होते हैं जो हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ट्रेडिशन को, हमारी परंपराओं को जो प्रदर्शित करते हैं, वो सब कुछ कहाँ होता है? एथनोग्राफिक म्यूजियम्स में। उसके बाद मैरीटाइम म्यूजियम्स भी होते हैं यानी कि समुद्री संग्रहालय। इसमें शिप से रिलेटेड नेविगेशन या फिर कोई भी एक्सप्लोरेशन जो होती है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो ऐसे संग्रहालयों में दिखाई जाती है यानी कि डिस्प्ले की जाती है। उसके बाद अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें यानी कि फीचर्स ऑफ म्यूजियम्स की बात करें तो सबसे पहले तो देखो कलेक्शन। अगर कोई भी संग्रहालय है, कोई भी म्यूजियम है तो उसमें जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वस्तुओं का, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स का, बहुत सारे आर्ट वर्क्स का डिस्प्ले होता है जो किसको दिखाया जाता है? पब्लिक को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये सारी चीजें एकदम कलेक्ट करके रखी जाती है जो विभिन्न इतिहास को, बहुत सारी संस्कृति को और अलग अलग कलाओं को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद एग्जीबिशन, ठीक है, म्यूजियम्स में जनता के लिए क्या करा जाता है? एग्जीबिशन लगाया जाता है। कुछ एग्जीबिशन अस्थायी होते हैं जो कुछ समय के लिए लगते हैं और कुछ एग्जीबिशन स्थायी भी होते हैं जो परमानेंट रहते हैं। इससे जो लोग आते हैं वो प्रभावित होते हैं और अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास को जानते हैं। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है एजुकेशन, यानी कि जो म्यूजियम्स होते हैं, म्यूजियम्स ऑफर एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी कि हर उम्र के लोगों के लिए ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं जिसमें कि गाइडेड टूर्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप और क्लासेस इंक्लूडेड होता है। ये सब कुछ इसलिए करता है ताकि इन प्रदर्शनियों से गहरी समझ प्रदान हो सके, लोग सीख सके और इन सब के बारे में जान सके। उसके बाद इसका मेन एक फीचर परिरक्षण भी होता है यानी कि प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है? जो म्यूजियम्स होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन कलेक्शन को प्रिजर्व करे फ्यूचर जनरेशन के लिए, यानी कि जो भी भावी पीढ़ी आने वाली वो भी अपने इतिहास को जान सके। इसीलिए जो म्यूजियम्स होते हैं उनका एक गोल ये भी होता है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो इन सारी चीजों को क्या करे? प्रिजर्व करके रखे, परिरक्षण करें इनका। उसके बाद बात करें तो इसका नेक्स्ट फीचर होता है अभिगम्यता यानी कि असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी क्या होता है? इसमें जो ये म्यूजियम्स हैं ये सबके लिए सुलभ होने का प्रयास करते हैं, मतलब सबके लिए इजी होने का प्रयास करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इनका आनंद ले सके। जैसे कि व्हील चेयर का उपयोग प्रदान करना, ठीक है, या फिर श्रव्य और दृश्य सहायता प्रदान करना। ये लोग कुछ समूहों के लिए या तो निःशुल्क कर देते, फ्री कर देते हैं एंट्री, या फिर उनको कम पैसों में एंट्री कराते, लो कॉस्ट एडमिशन कराते हैं। तो ये सब कुछ एसेसिबिलिटी यानी कि वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद इसका कल्चर और सोशल सिग्निफिकेंस भी है यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है, क्योंकि इन संग्रहालय के द्वारा हमें संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। हमारी जो सामाजिक स्मृति है, हमारी संस्कृति से जुड़ी जो हमारी पुरानी यादें हैं वो ये संजो के रखता है और जो लोग हैं वो इतिहास को जानते हैं, अपनी पहचान से जुड़ते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी जानते हैं। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो संग्रहालय होते हैं, जो म्यूजियम्स होते हैं, म्यूजियम्स आर विटल कल्चरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक संस्थान होते हैं
जो क्या करते हैं अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि दैट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ओके, एंड देन इट इज़ हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री एंड कल्चर आइडेंटिटी। ये हमारे इतिहास और हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसे समझने में हमारी मदद करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम इन इंडिया, यानी कि भारत में संग्रहालयों के उद्भव और विकास की हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। हमें बताना है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में म्यूजियम्स का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका ओरिजिन क्या था। देन जो इंडिया है, इंडिया में म्यूजियम को क्या कहा जाता है, अजाइब घर, यानी कि इन इंडिया अ म्यूजियम कॉल्ड अजाइब घर। अब अजाइब एक फारसी वर्ड है यानी कि पर्शियन वर्ड है, जिसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आश्चर्य यानी कि वंडर। और अजाइब की उत्पत्ति उर्दू वर्ड अजीब से, जिसका अर्थ होता है अजीब, यानी कि हम कह सकते हैं कि वंडर हाउस और स्ट्रेंज हाउस, या तो हम इसे वंडर हाउस कह सकते हैं या फिर हम इसे स्ट्रेंज हाउस कह सकते हैं। ठीक है, जो रूडियार्ड किपलिंग थे उनका बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उनकी नोवेल थी किम, उसमें इन्होंने भारत के जितने भी म्यूजियम्स है इस नोवेल में उन्होंने सबको परिचित करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम अब इसकी उत्पत्ति की बात करें, द ओरिजिन ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया, तो सबसे पहले विलियम जोन्स थे, उन्होंने बंगाल में 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, स्टैब्लिश किया था। उसके बाद इसी कैंपस में उन्होंने फर्स्ट म्यूजियम 1814 में स्टार्ट किया था। उसके बाद जो एच.डी. कोलब्रुक थे वो एसएसबी के क्या बने थे, चौथे अध्यक्ष बने थे, जिन्होंने खुद ही जो पुस्तकालय है और जो भी कैंपस के अंदर जो भी म्यूजियम था उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेप दी, बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो सदियों से, ठीक है, बहुत सी सेंचुरीज से, ओवर द सेंचुरीज बहुत सारे जो राजवंश थे, जो रूलर्स थे इंडिया के, उन्होंने अलग अलग स्वयं के म्यूजियम्स को ओपन किया। ठीक है, जिनका यूज वो किस लिए करते थे, अपनी पावर को, अपनी मनी को डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए अपने धन और अपनी शक्ति को। जैसे कि अगर एज ए एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो हम मुगल पीरियड में देख सकते हैं, जो मुगल काल था उसके दौरान कई ऐसे म्यूजियम स्थापित किए गए थे। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में लाल किला संग्रहालय यानी कि रेड फोर्ट म्यूजियम है, उसके बाद सालर जंग म्यूजियम हैदराबाद में है, तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर हम ब्रिटिश राज की बात करें तो जो ब्रिटिश राज है उसने भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले किया था म्यूजियम के डेवलपमेंट में, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। 1814 में कोलकाता में भारतीय संग्रहालय यानी कि भारत का पहला आधुनिक संग्रहालय स्थापित किया गया था। ओके, द फर्स्ट मॉडर्न म्यूजियम इन इंडिया, इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता इन 1814 शुरू किया गया था। इसमें क्या दिखाया गया था, इसमें देश के प्राकृतिक इतिहास को, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल हिस्ट्री है, जो कल्चर है, जो आर्ट क्राफ्ट्स हैं, इनको डिस्प्ले किया गया था। और इसमें क्या क्या था, इसमें इंडियन आर्ट थी, आर्टिफैक्ट थे, कई स्कल्पचर्स थे, कॉइन्स थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि पांडुलिपि, और भी कई ज़्यादा पेंटिंग्स थी। अब इसके विकास की अगर हम बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया, तो सबसे पहले नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, यानी कि ये भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। ठीक है, इसमें प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत, आधुनिक युग यानी कि एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न एरा की कई कलाकृतियाँ शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय संग्रहालय कोलकाता यानी कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ये भी 1814 में स्थापित किया गया था। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा यानी कि ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। इसमें भी प्राकृतिक इतिहास यानी कि नेचुरल हिस्ट्री, आर्ट और आर्कियोलॉजी से जुड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई में है, ये म्यूजियम जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। पहले इस म्यूजियम का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। इसमें भी कई पेंटिंग्स, कई मूर्तियां, कई सजावटी कलाओं यानी कि रेयर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आर्ट्स, 50,000 से ज़्यादा चीज़ों का क्या है, कलेक्शन है। उसके बाद सालर जंग म्यूजियम हैदराबाद यानी कि ये संग्रहालय भारत और दुनिया भर से दुर्लभ पांडुलिपियां, ठीक है, जो ये म्यूजियम है इसमें 40,000 ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, जिसमें रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, टेक्सटाइल और स्कल्पचर्स हैं जो दुनिया भर से लाई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड म्यूजियम मुंबई, ये भी मुंबई में है, भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय। ठीक है, इसमें 12,000 से अधिक वस्तुओं का संग्रह है, जिसमें कई रेयर पेंटिंग्स हैं, मैप्स हैं और मुंबई के औपनिवेशिक अतीत की कलाकृति है। ठीक है, मुंबई का कॉलोनियल पास्ट है। एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट
कि टुडे देयर आर न्यूमरस म्यूजियम इन इंडिया बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर टू हिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि आज भारत में कला और संस्कृति से लेकर इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक विषयों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कई संग्रहालय हैं, जिससे हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिफाइन अर्चीव्स, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ अर्चीव इन इंडिया। यानी कि अभिलेखाकार को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे, भारत में अभिलेखाकारों के विकास का निरूपण कीजिए। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, जो अभिलेखाकार है वो ग्रीक शब्द यानी कि जो अर्चीव शब्द निकला है, जो इंग्लिश वर्ड अर्चीव्ड है, वो ग्रीक टर्म से निकला है अर्खे से, ठीक है। जिसमें अर्खे का मीनिंग क्या होता है, शुरुआत, यानी कि बिगिनिंग, ओरिजिन, मूल या फिर फर्स्ट कॉज, ठीक है। इसका अर्थ हो सकता है कि कोई फर्स्ट प्लेस बोले, कोई पावर बोले, कोई सवर्जिनिटी बोले, कोई एम्पायर बोले, तो इसीलिए इसे मैजेस्ट्री या कार्यालय भी कह सकते हैं। अब अंग्रेजी अर्थ के पहले 3 समूहों से पुरातन, जिसका अर्थ है पहले की अवधि से संबंधित, और पुरातत्व जैसे शब्द मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यानी कि ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार अभिलेखाकार एक ऐसे प्लेस को, ऐसे फिजिकल लोकेशन को इंडिकेट्स करता है, संबंधित करता है, जहाँ पर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं और बाकी क्या है, अदर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जिन्हें क्या रखा जाता है, संग्रहित करके रखा जाता है, यानी कि सार्वजनिक दस्तावेज है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अब 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था, अभिलेखाकार को एक ऐसा स्थान के रूप में जाना जाता था, समझा जाता था, जहाँ पर काफ़ी प्राचीन अभिलेख होते थे, चार्टर होते थे, कोई भी प्रूफ रखा जाता था। तो 1770 में जो सैमुअल जॉनसन थे, उन्होंने अभिलेखाकार को क्या कहा, उन्होंने कहा कि वह स्थान जहाँ प्राचीन लेखन के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, यानी कि अ प्लेस दैट स्टोर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। और अगर बात करें 19वीं शताब्दी के मध्य की, तो जो चार्ल्स रिचसन थे, उन्होंने भी, एक अंग्रेजी लेक्सियोग्राफर ने अभिलेखाकार को कहा था, ये सार्वजनिक दस्तावेजों को संग्रहित करने वाले स्थान के रूप में इन्हें परिभाषित किया जाता है, यानी कि 21वीं शताब्दी तक ये नहीं था, उसके बाद के ये सारे रिकॉर्ड्स को संदर्भित करता है। अब अगर हम इसके विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें अर्चीव्स ऑफ इंडिया की, तो सबसे पहले आता है एंशियंट टाइम, यानी कि प्राचीन काल के दौरान जो अभिलेखाकार है, अर्चीव्स है, उनका एक बहुत ही लॉन्ग और रिच हिस्ट्री रही थी, बहुत ही लंबा और समृद्ध इतिहास रहा था, जो किससे जुड़ा था, जो एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन काल से जुड़ा हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य एम्पायर था, वहाँ पे जो एक नौकरशाही की प्रणाली थी, बहुत ही व्यापक थी। अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो लीगल मैटर्स होते थे, ये उनके एक रिकॉर्ड रखती थी। ऐसी हम बात करें, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, शिलालेख थे, उसमें भी कई अभिलेखी दस्तावेज लिखे गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें मुगल पीरियड की, यानी कि मुगल काल की अगर हम बात करें, तो उसके दौरान भी सम्राटों ने, अधिकारियों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। जैसे कि क्या होता है मुगल की अर्चीव्स में, भू राजस्व, टैक्सेशन यानी कि कराधान, सैन्य मामले, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग, मिलिट्री अफेयर्स, इन सब के जो रिकॉर्ड होते हैं, इन सब के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 1757 से 1858 तक भारत पर शासन किया, लेकिन इन्होंने भी कई अभिलेखाकार यानी कि कई अर्चीव्स बनाए। इन अभिलेखाकारों के अंदर उनके ट्रेड से रिलेटेड, उनकी कूटनीति और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स शामिल हैं। उसके बाद आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जो देश था, उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रिजर्व करने के लिए सरकारों ने अभिलेखाकारों को विकसित करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए कई स्टेप्स लिए, कई कदम उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखाकार, ठीक है, यानी कि नेशनल अर्चीव, ठीक है, इसे 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित किया गया था, जो जनता के लिए था, जिससे वो अभिलेखों की सामग्री इकट्ठी कर सकते थे, वहाँ प्रिजर्व कर सकते थे और वहाँ से प्रोवाइड करवाने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। किसके लिए? जनता के लिए। उसके बाद अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, यानी कि भारत सरकार के योगदान की बात करें, तो भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखाकार है, वहाँ पे 35 मिलियन से अधिक दस्तावेज रखे हुए हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखाकारों में से हैं, ठीक है। जो नेशनल अर्चीव्स हैं विद अ कलेक्शन ऑफ ओवर 35 मिलियन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रीय अभिलेखाकार के अलावा भारत में कई अन्य अभिलेखाकार भी हैं, जैसे कि राज्य अभिलेखाकार, जिला अभिलेखाकार, विश्वविद्यालय अभिलेखाकार, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे
2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें इसका जो उद्देश्य था कि जो भारत के विभिन्न संस्थानों की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक्स हैं, जो पत्रिकाएं हैं, जो और भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ मुफ्त सभी के पास पहुंच सके डिजिटल संस्करणों के द्वारा, यानी कि डिजिटल आर्शीव के द्वारा। 2015 में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका भी एक ही चीज पे फोकस करना था कि प्रिजर्वेशन, ठीक है, यानी कि डिजिटल संग्रह में संरक्षण का ध्यान रखा जाए। अभी भी कई भारत के अभिलेखाकार ऐसे जिन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किसके कारण अपर्याप्त धन हो गया, बुनियादी ढांचे की कमी हो गई, ठीक है, तो इसकी वजह से कई समस्याएं भी शामिल हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो भारत की संग्रह प्रणाली है वो देश की सांस्कृतिक विरासत, यानी कि जितने भी हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको प्रिजर्व कर सकती है और भारत के इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विरासत के अध्ययन, प्रलेखीकरण व देखभाल में पाश्चात्य विद्वानों के योगदान का आकलन कीजिए। यानी कि हाउ डू यू असेस कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स इन द स्टडी, डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियन हेरिटेज। सो इंडियन हेरिटेज यानी कि जो भारतीय विरासत है वो आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों, भाषा और कला का अध्ययन लगभग 2 शताब्दी पहले ही सामने आया था, ठीक है। इन द मॉडर्न साइंटिफिक मैनर ओनली अबाउट 2 centuries ago द स्टडी ऑफ एंशियंट मेडिवल इंडिया, क्लासिकल टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड आर्ट लॉन्च्ड और एमर्ज्ड, ठीक है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान जो भारत की प्राचीन और समृद्ध कलाएं थी, जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे, उनकी पुनर्खोज की गई 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के लास्ट में, जिससे उपनिवेश लोगों की संस्कृति के बारे में, उनकी लिपियां, उनका जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो रिलीजन है, जो ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, उन सब के जो अवशेष है वो दोबारा हम प्राप्त कर सके और उन्हें प्रिजर्व करके रख सकें। भारत दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे जीवंत सभ्यताओं में से एक है, यानी कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट विब्रेंट सिविलाइजेशन with a deep and complex history that has left an indelible mark on the world, जिसका एक गहरा और जटिल इतिहास है, जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप भी छोड़ी है। अब अगर हम बात करें कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट ऑफ इंडियन हेरिटेज में, सबसे पहले जो सर जॉन मार्शल थे वो पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सभ्यता की प्राचीनता को देख रहे थे, उसे समझ रहे थे। उन्होंने वहाँ की मौजूदा तारीखों को 3000 साल पहले पीछे धकेल भी दिया था। मार्शल के जो प्रूफ्स है, जो उनके सर्वेक्षण है, उससे बौद्ध स्थल, इंडो यूनानियन के स्मारक और सिंधु सभ्यता के जो भी शहर थे वो इसके अंदर शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि उसने भारत को जितना पाया था उससे 3000 साल पुराना भारत वह छोड़ भी आया था। उसने अपने समय के दौरान कई सांस्कृतिक महत्व, कई स्थानों का पूर्ववर्तियों, विशेष रूप से भारतीय पुरातत्व के संस्थापक पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम के योगदानों के माध्यम से भी उजागर किया था। उसके बाद नेक्स्ट है सर विलियम जोन्स। वो एक ब्रिटिश भाषाविद थे, यानी कि वो एक ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या की थी, स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय भाषाओं और साहित्य यानी कि इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। वह भारत और यूरोप भाषा परिवार के विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनमें कल्चर और जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो इंक्लूड थी। तो जो भारतीय पुरातत्व विज्ञान है वो सर विलियम जोन्स का सबसे अधिक ऋणी है। उसके बाद नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम भी एक ब्रिटिश पुरातत्व थे, जो भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए जाने जाते थे। यानी कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, पायनरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, इस नाम से या इस चीज से उन्हें पहचाना जाता था। जो कनिंघम थे वो उत्खनन क्षेत्र और अभिलेखीय प्रकलन प्रणाली पर ज्यादा जोर देते थे, ठीक है। जो कनिंघम है उनके लिए पुरातत्व का जो दायरा था वो बहुत बड़ा था, वो डिफरेंट पहलुओं में शामिल हो जाते और जो अतीत का जो हमारा अध्ययन है उसको हाईलाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट है जेम्स प्रिंसेप। जो जेम्स प्रिंसेस है वो एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, वो डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट यही थे जिन्होंने भारत में पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। उनके काम से हमें अशोक के शिलालेखों पे और जो भी अन्य प्राचीन ग्रंथ थे उनको समझने में हमें काफी मदद मिली। उन्होंने ही पुरातत्व को पुरातात्विक और साहित्यिक संपदा से मुक्त करवाने की कोशिश की। नेक्स्ट इज जेम्स फर्ग्यूसन, यानी कि
जो जेम्स फर्ग्यूसन थे वो एक स्कॉटिश वास्तुशिल्प इतिहासकार थे, यानी कि स्कॉटिश आर्किटेक्चरल हिस्टोरिकन, जिन्होंने भारतीय वास्तुकला में विशेषता हासिल की थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्मारक थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स थी उनको प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प की थी। और जब इनका निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे क्या कला हो रही है, क्या आर्ट हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है, तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देता था। उसने ग्रंथों और शिलालेखों से परामर्श नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने जो भारत की पौराणिक कथा थी, जो भी धर्म से रिलेटेड चीजें थी, उन सब में अपनी रुचि दिखाई थी। नेक्स्ट है चार्ल्स विल्किंस, यानी कि जो चार्ल्स विल्किंस थे, उन्होंने 1788 में जोन्स के एक करीबी सहयोगी चार्ल्स विल्किंसन ने गुप्त और कुटीला लिपियों के रहस्यों को उजागर किया और भारत में पूरा लेखी अध्ययन की नींव रखी। इसने गुप्त और कुटील लिपियों के जो रहस्य हैं, जो उसका सीक्रेट था, उस इंट्रोड्यूस कर दिया, उजागर कर दिया, और इससे उसने भारत में पूरा लेखी अध्ययन की भी नींव रखी। तो इन विद्वानों ने और भी कई अन्य विद्वान हैं जिन्होंने हमारी समझ को समझा और इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के इतिहास लेखन में अभिलेखाकारों एवं संग्रहालयों की भूमिका पर निबंध लिखिए, यानी कि राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ आर्चीव्स इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अभिलेखाकार हमेशा ही हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहा, एक बहुत आवश्यक संसाधन रहा है, जो क्या करता है, विद्वानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फर्स्ट सोर्स के लिए, यानी कि प्राइमरी जो सोर्सेज होते हैं, प्राथमिक स्रोत सामग्री होते हैं, उसके लिए अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो भारतीय इतिहास लेखन है उसमें अभिलेखाकार का प्रयोग औपनिवेशिक काल में हुआ था, जब ब्रिटिश प्रशासक और विद्वानों ने भारत से संबंधित सभी जो ऐतिहासिक सामग्री थी, ठीक है, उसको एक विशाल मात्रा में इकट्ठा किया था और संरक्षित भी किया था। आज अभिलेखाकार भारतीय इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब अगर हम आर्चीव्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि अभिलेखाकार इतिहास में बात करें, तो इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री एंड इट हैज बीन होम टू सेवरल ग्रेट सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स। तो भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है और ये कई महान सभ्यताओं और साम्राज्यों का घर रहा है, वो भी सदियों से। ठीक है, यहाँ पे कई महान सभ्यताएं आई, कई साम्राज्यों का उदय हुआ और उनका पतन भी हो गया। तो इसीलिए देश भर के जो विभिन्न अभिलेखाकार है वो क्या है, प्रिजर्व है, संरक्षित है। रोल ऑफ आर्चीव्स इन द इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास में अभिलेखाकार की जो भूमिका है वो बतानी है। तो ऐतिहासिक अभिलेखों का संरक्षण, ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। इसमें अभिलेखाकार ऐतिहासिक दस्तावेजों के भंडार के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें एक फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये देखे कि इसको कोई भौतिक क्षति ना हो, कोई चोरी ना हो, नुकसान ना हो, और ये जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए सिक्योर रहे और कंट्रोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण। अब अभिलेखाकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभिलेखों पर संरक्षित करते हैं। ठीक है, और जो भी इसमें विविध भाषाएं होती है, धर्म होती है, रीति रिवाज होती है, परंपराएं होती है, सामाजिक प्रथाएं होती है, उनको क्या करता है, ये दर्शाता है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, यानी कि अनुसंधान और छात्रवृत्ति। अब इसमें जो अभिलेखाकार होता है, इतिहासकार, शोधकर्ता, विद्वानों और भारतीय इतिहास का जो भी अध्ययन करने वाले छात्र हैं, उनकी सूचना के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हु स्टडी इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वो इन्हें एक प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन का। इससे क्या पता चलता है इस प्राइमरी सोर्स से, कि उन्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने पास्ट को समझने के लिए। ठीक है, और जो भी इंडियन हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आई थी उसका डेवलपमेंट किस हद तक इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझने में मदद करता है। देन कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्य, यानी कि लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस क्या होते हैं, कि जो भी अभिलेखाकार कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे कि इसमें भूमि का स्वामित्व, लैंड ऑनरशिप, ठीक है, गायनोलॉजी यानी कि वंशावली, और सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो ये एक कानूनी अधिकार और दायित्व एक ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं जिससे जो व्यक्ति होते हैं अपने कानूनी दावों और अधिकारों को स्थापित करने के लिए सक्षम रहता है। देन राष्ट्रीय पहचान, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी। अभिलेखाकार अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देकर भारत की जो राष्ट्रीय पहचान है उसे सुदृढ़ बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भारत का इतिहास है वो हमेशा समृद्ध रहा है और इतनी उसमें सांस्कृतिक विविधताएं थी जो ये प्रूफ करती हैं कि जो भारत का इतिहास है वो एक राष्ट्रीय गौरव और पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। ओवरऑल जो अभिलेखाकार है वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाता है, उसे संरक्षित करता है और कल्चर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। अब भारतीय इतिहास की अगर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिलेखों की बात करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंस आर्शीव्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें फर्स्ट है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है? ये अभिलेखों का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है? जिसमें बहुत सारी अभिलेखीय सामग्री रखी हुई है। इसकी स्थापना 1891 में हुई थी, जो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है? इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के तो रिकॉर्ड है, लेकिन उसके साथ जो भारत स्वतंत्र हुआ है उसके भी रिकॉर्ड है। देन नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, यानी कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की याद में ये शुरू किया गया था। इसमें नेहरू और उनके परिवार से जुड़े सभी रिकॉर्ड शामिल हैं। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि अभिलेखाकार है वो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो एक प्राइमरी सोर्स मटेरियल के रूप में काम करते हैं। वो ऐतिहासिक घटनाओं को एक न्यू शेप दे देते हैं, एक न्यू आकार दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कारक होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनकी जानकारी हम तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन द वेराइटीज ऑफ रिपेयर एंड रिस्टोरेशन मेथड अडॉप्टेड बाय म्यूजियम और आर्chive फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कलेक्शन, यानी कि संग्रहालयों या अभिलेखाकारों द्वारा अपनी सामग्री के संरक्षण के लिए अपनाई गई विविध मरम्मत और पुनर्निर्माण की पद्धतियों पर एक निबंध लिखना, ठीक है? तो जो म्यूजियम और आर्chive हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, किसे प्रिजर्व और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे कलेक्ट करने में, उसे प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? संग्रहालय और अभिलेखागार, ठीक है? ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए, उनके लाभ के लिए होते हैं, ताकि संग्रहालय में उन चीज़ों को सुरक्षित रख सके और आने वाली जो जनरेशन है वो इसे पढ़ सके। कई बार ऐसा भी होता है कि समय के साथ जो ये संग्रह होते हैं वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं और कई बार इनकी क्षति हो जाती है, ठीक है? तो इसीलिए जो संग्रहालय और अभिलेखाकार होते हैं वहाँ पे मरम्मत और जो भी न्यू टेक्निक्स होती है उसकी एक वाइड रेंज वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? अब संग्रहालय और अभिलेखाकारों के संरक्षण के तरीके, सबसे पहला होता है सफाई, ठीक है? द फर्स्ट स्टेप इज एनी रिस्टोरेशन प्रोसेस इज यूजली क्लीनिंग। सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे कि वस्तु की सतह पर जो भी जमा हुई गंदगी है उसे हटाया जाए, उसकी धूल को झाड़ा जाए, वैक्यूम किया जाए, ठीक है? तो ये सारे यूजेस इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि जलवायु निरंतर, जो टेम्परेचर है उसे बिल्कुल स्थिर बनाने के लिए और आर्द्रता के स्तर को बनाए रखने के लिए संग्रहालय और अभिलेखाकार द्वारा परिष्कृत जलवायु नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ये किस में हेल्प करता है? कागज और वस्त्रों को होने वाले नुकसान से बचाता है। उसके बाद है मरम्मत, यानी कि रिपेयर। संरक्षक जो होता है वो क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत करने के लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स है उनका यूज़ कर सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर टूटे हुए टुकड़े उसे जोड़ने हैं तो वो एडहेसिव का यूज़ कर सकता है, या फिर दरारों और छिद्रों को भरने के लिए वो फिलर्स का यूज़ कर सकता है। देन भंडारण, यानी कि जो संग्रह है, स्टोरेज है, उसकी प्रिजर्व करने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए एक स्टोरेज की जगह भी होनी चाहिए, ठीक है? जैसे जहाँ पे बक्से हो, एसिड मूव होल्डर हो, नाजुक वस्तुओं के लिए विशेष कंटेनर हो, ठीक है? तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। देन फिफ्थ है संरक्षण उपचार, यानी कि कंजर्वेशन ट्रीटमेंट। तो इसमें आगे से ऐसी कोई गिरावट ना आए उसे रोकने के लिए वस्तुओं की पहले से ही सावधानी पूर्वक सफाई मरम्मत करवा ली जाती है, ठीक है? इससे क्या होता है कि वस्तुओं की मरम्मत और संरक्षण के लिए कई जो तकनीक होती है, सामग्रियों का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है डिजिटलीकरण, यानी कि डिजिटलाइजेशन, ठीक है? जो डिजिटल प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डिजिटल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। तो जो डिजिटल संरक्षण होता है वो क्या करता है? जो भी हमारे दस्तावेज होता है, हमारी वस्तुएं होती हैं, उसे हाई क्वालिटी डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है, उसे क्रिएट कर देता है, ठीक है? ये हमारी उन नाजुक सामग्रियों को संभालने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आता है दस्तावेजीकरण, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी संग्रहालय और अभिलेखाकार होते हैं वो वस्तुओं और उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अपने संग्रह का एक दस्तावेजीकरण करते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, जिसमें कैटलॉगिंग जानकारी, तस्वीरें और वस्तुओं का एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा। अपने संग्रह को चोरी और क्षति से बचाने के लिए भी कई उपाय और सुरक्षा अपनाई जा सकती है, जैसे कि कैमरेज, सिक्योरिटी गार्ड और अलार्म। देन
In conclusion, we can say that both museum and archive face a number of challenges in preserving their collection, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो संग्रहालय हो या फिर अभिलेखागार, दोनों ही अलग-अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं कलेक्शन को प्रिजर्व करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिलेखाकार तथा संग्रहालय समाज के शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, चर्चा कीजिए। यानी कि द आर्चीव्स एंड म्यूजियम सर्व एज द एजुकेटर्स ऑफ सोसाइटी, डिस्कस। तो हमें बताना है कि जो अभिलेखाकार और संग्रहालय हैं, ठीक है, वो समाज के शिक्षक के रूप में कैसे कार्य करते हैं, वो एक शिक्षक की भूमिका कैसे निभाते हैं। तो हमें पता है कि जो भी आर्चीव्स और जो म्यूजियम होते हैं वो एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एज एजुकेटेड बाय प्रिजर्विंग एंड शेयरिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। यानी कि हमारे समाज के इतिहास को, उसकी संस्कृति को प्रिजर्व करने में, उसको साझा करने में वो एक शिक्षक के रूप में ही आवश्यक भूमिका निभाते हैं। उनके जो भी संग्रह होते हैं, जो भी प्रदर्शन होते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है, वो उनके माध्यमों से बहुत सारी चीज सीखने और उन्हें खोजने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, एक संसाधन प्रदान करते हैं। अगर हम आर्चीव की बात करें, रोल ऑफ आर्चीव एज द एजुकेटर ऑफ सोसाइटी आर, यानी कि समाज के शिक्षक के रूप में अगर हम अभिलेखाकार की भूमिका का वर्णन करें, तो जो अभिलेखाकार होते हैं वो भी ऐतिहासिक अभिलेखों को और सांस्कृतिक कलाकृतियों को संरक्षित करते हैं, उन तक पहुंच प्रदान करते हैं, समाज के शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतीत को समझने में, उसको सीखने में, उसका समर्थन करने में हमारी हेल्प करते हैं, और वर्तमान की जो हमारी समझ है उसे सूचित करते हैं, भविष्य को एक न्यू शेप देते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रिजर्विंग हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को संरक्षित करना। जो अभिलेखाकार होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रोवाइडिंग, यानी कि संग्रह करना, बचाना और उपलब्ध कराना। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेज, फोटोग्राफ्स, मैप्स, इट मीन्स नक्शे, और अदर रिकॉर्ड्स, यानी कि अन्य अभिलेखों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, संरक्षित किया जाए और उन तक कैसे पहुंचो, उन सब के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो अतीत की गलतियों से सीखे और उन गलतियों को दोबारा ना करे और उनसे जीत सके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जानकारी तक पहुंच प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जो अभिलेखाकार होते हैं वो सूचना के धन के भंडार के रूप में कार्य करते हैं, रेपोसिटोरीज फॉर अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, ताकि जो शोधकर्ताएं हैं, जो छात्र हैं और जो जनता के सदस्य हैं, उनके द्वारा इसका उपयोग किया जा सके, और इन सामग्रियों तक वो इन सब की पहुंच बढ़ाते हैं, इसलिए ताकि वो इन अभिलेखाकारों से अतीत के ज्ञान और समझ को जान सके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सहायक अनुसंधान, यानी कि सपोर्टिंग रिसर्च, यानी कि जो अभिलेखाकार होते हैं वो एक प्राइमरी सोर्स के रूप में कार्य करते हैं और वो हमें एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग जो रिसर्चर्स होते हैं वो हिस्ट्री, सोशोलॉजी और जो भी हमारी मेडिसिन और इन्वायरमेंटल साइंस होती है वो इन्हें जान सके, ठीक है। और बाय सपोर्टिंग रिसर्च अचीव हेल्प टू एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये अभिलेखाकार इसका समर्थन करके हमारी हेल्प कैसे करते हैं, ताकि जो भी हमारी दुनिया है, हम इस दुनिया के आसपास की सारी चीजों को समझ सके। देन एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। जो अभिलेखाकार होते हैं वो जानकारी का एक खजाने के रूप में काम करते हैं, इससे वो हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं और हमें दुनिया के बारे में जो भी हमारे गंभीर रूप से सोचने में मदद करता है। ये अभिलेख जो होते हैं वो सांस्कृतिक कलाकृतियों के साथ किस प्रकार से जुड़ना चाहिए, व्यक्ति का अतीत क्या है, उसकी वर्तमान की जो जटिलताएं होती हैं, जो चैलेंजेस होती हैं, उसको समझने में हमारी जो समझ है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। देन ये फॉस्टरिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कि सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। जो अभिलेखाकार होते हैं, जो आर्चीव्स होते हैं, ये सामुदायिक जुड़ाव और शिक्षा के लिए भी एक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि एज अ हब फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एजुकेशन। ये होस्ट करते हैं पब्लिक इवेंट्स, एग्जीबिशन करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, ताकि इससे जो भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लोगों के जो डाइवर्सिटीज हैं, वो सब इकट्ठा होके क्या करे, लर्न करे, शेयर करे और आपस में इंगेज हो, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ सके। तो इस प्रकार से जो आर्चीव्स होते हैं, यानी कि जो अभिलेखाकार होते हैं, वो इस प्रकार से शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अब संग्रहालय की क्या भूमिका होती है, यानी कि रोल ऑफ म्यूजियम एज द एजुकेटर्स ऑफ सोसाइटी है। इसका भी फर्स्ट पॉइंट सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रस्तुति, यानी कि प्रिजर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, यानी कि जो म्यूजियम्स होते हैं वो भी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी जो कल्चर हेरिटेज है सोसाइटी का उसे प्रिजर्व करने के लिए और उसे प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जो भी इतिहास है, जो उसकी परंपराएं हैं, जो उसके दस्तावेज है, जो उसकी कलाकृति है, ठीक है, रेंज को क्या करते हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अनौपचारिक शिक्षण वातावरण,
यानी कि इनफॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट। जो म्यूजियम होते हैं वो इनफॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो विजिटर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कुछ सीखने की, कुछ याद करने की और उस पूरे प्लेस को एक्सप्लोर करने की। वो विजिटर्स कैन एंगेज विद एग्जिबिट्स, पार्टिसिपेट इन हैंड ऑन एक्टिविटीज, अटेंड लेक्चर एंड वर्कशॉप एंड इंटरेक्ट विद म्यूजियम स्टाफ। यानी कि जो विजिटर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो वहाँ के व्यवहारिक जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनमें क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं, कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं। और जो भी उस म्यूजियम का स्टाफ है, यानी कि जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके बाद है रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, यानी कि अनुसंधान और छात्रवृत्ति। रिसर्च और स्कॉलरशिप का एक हब होता है, एक केंद्र होता है, जो क्या करता है, जो अतीत और वर्तमान के बारे में न्यू नॉलेज और इंसाइट्स बताता है, प्रदान करता है, प्रोड्यूस करता है। दे कोलैबोरेट विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एक्सपर्ट एंड कम्युनिटीज टू कंडक्ट रिसर्च, पब्लिश स्कॉलरली वर्क्स एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। ये अकादमिक संस्थान, ठीक है, किसी भी समुदाय के साथ, विद्वानों के साथ उनके कार्यों को प्रकाशित करता है और जनता को सूचना प्रसारित करके हेल्प करता है, उनका सहयोग करता है। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, सामुदायिक जुड़ाव, क्योंकि जो म्यूजियम्स होते हैं वो भी कम्युनिटीज़ को क्या करते हैं, इंगेज करते हैं। कैसे करते हैं, बाय कोलैबोरेटिंग विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो छोटे से संस्थान है, स्थानीय संस्थान है, स्कूल है, जो व्यवसाय हैं, उनके साथ मिलता है, फिर कार्यक्रम करता है, फिर प्रदर्शनों को डिस्प्ले करता है, जिससे क्या होता है, पूरा समुदाय एक साथ जुड़ता है। और इससे क्या होता है कि जो भी समुदाय है उसके हितों और ज़रूरतों को डिस्प्ले किया जाता है, उनकी ज़रूरतों को दर्शाया जाता है, जिससे अपनेपन की जो भावना होती है वो पैदा होती है। देन सामाजिक न्याय और समानता, यानी कि सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। जो म्यूजियम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, सोशल जस्टिस और इक्विटी, यानी कि जो सामाजिक न्याय है और समानता है उसे समाज में बढ़ाने के लिए। यानी कि जो भी ऐसे समूह है जो बिल्कुल हाशिए पे है, जो ख़त्म होने की कगार पर है, ऐसे समूहों को अपनी स्टोरीज़ और जो हमारा विज़न है, यानी कि जो हमारे दृष्टिकोण है, वो साझा करके एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्टेज उन्हें प्रोवाइड करना जहाँ पे सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों से वो संबोधित होकर अपने आत्म मनोबल को बढ़ा सके, ठीक है, इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। तो in conclusion we can say that कि archive and museum are vital sources for educators and the broader community, कि जो अभिलेखाकार और संग्रहालय होते हैं वो शिक्षक और व्यापक समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये शैक्षिक सामग्री, यानी कि प्रिजर्विंग एंड शेयरिंग एजुकेशन मटेरियल्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इन सबको डिस्प्ले करने में और इन्हें प्रिजर्व करने में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफिकल्टीज अराइज व्हाइल रिस्टिट्यूशन ऑफ म्यूजियम मटेरियल इन द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी कि औपनिवेशिक युग में संग्रहालय की सामग्री के पुनरागमन में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके उदाहरण सहित हमें व्याख्या करनी है। संग्रहालय का जो औपनिवेशिक इतिहास है, जो कॉलोनियल हिस्ट्री है म्यूजियम की, वो यूरोपीय उपनिवेशवाद के युग से ही मानी जाती है, ठीक है, कि द एरा ऑफ यूरोपियन colonialism then which began in the 16th century and lasted until the mid 20th century, जो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी के मध्य तक चला था। इस अवधि के दौरान क्या हुआ था, जितने भी यूरोपीय राष्ट्र थे उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक है। जो यूरोपियन नेशन थे उन्होंने डिफरेंट कॉलोनीज स्थापित की थी, कहाँ पर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। They brought back and with objects and artifacts from these colonies to their own countries as a part of their colonial enterprises, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, उन उपनिवेशों के, जिन देशों को इन्होंने उपनिवेश बनाया था, उन देशों से ये वस्तुएं, कलाकृति अपने देश में वापस लिया है। औपनिवेशीकरण की इस प्रक्रिया में संग्रहालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। जो ये प्रोसेस हुई इसमें म्यूजियम ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अपने उपनिवेशों से प्राप्त सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजाने को प्रदर्शित किया, उनको डिस्प्ले किया, ठीक है। और डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज किया, म्यूजियम का यूज किया, ठीक है। और इन वस्तुओं को वो लोग ऐसे दिखाते थे, उन्हें ऐसे डिस्प्ले करते थे, जिससे जो वेस्टर्न कल्चर था वो क्या होता था, स्ट्रॉन्ग होता था, मजबूत होता था, ठीक है। देन औपनिवेशिक काल के दौरान जो यूरोपीय संग्रहालय है उन्होंने कई वस्तुएं अनैतिक तरीकों से वस्तुएं कमाई थी, यानी कि अर्जित की थी। औपनिवेशिक काल में संग्रहालय सामग्री की बहाली के दौरान निम्नलिखित कठिनाइयां उत्पन्न होती थी, ठीक है, जो डिफिकल्टीज होती थी। अब हम उन डिफिकल्टीज की बात करें तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, यानी कि दस्तावेजीकरण का अभाव। क्या होता था इसके अंदर, जैसे कई औपनिवेशिक युग के संग्रहालय संग्रह में, यानी कि ठीक है, मैनी कॉलोनियल एरा म्यूजियम कलेक्शन लैक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द राइटफुल ऑनर्स और कम्युनिटीज टू होम द ऑब्जेक्ट शुड बी रिटर्न। कई जो
जो औपनिवेशिक युग थे वहाँ के संग्रहालय संग्रह में जो विस्तृत दस्तावेजीकरण थे उनकी कमी होती थी, ठीक है। तो जिससे ये निर्धारित करना, ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत टफ हो जाता था कि जो सही मालिक या समुदाय कौन है, किसे वस्तुएं क्या करनी चाहिए, लौटाई जानी चाहिए। तो ऐसे मामलों में विशेष रूप से ये सच है कि जहाँ वस्तुओं को लूटपाट या अन्य प्रकार के अवैध तरीकों से हासिल किया गया वही गलत है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो फिर ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि ये किसकी है। उसके बाद संग्रहालय और सरकारों का प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टेंस फ्रॉम म्यूजियम एंड गवर्नमेंट्स। अब क्या होता था, कुछ संग्रहालय और सरकारें जो वस्तुओं के वापसी का विरोध करते थे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उन्हें अपनी राष्ट्रीय विरासत के रूप में, ठीक है, देखें, इट एज अ पार्ट ऑफ देयर नेशनल हेरिटेज, ठीक है। और बिकॉज दे फेयर दैट रिटर्निंग दैम विल सेट अ प्रेसिडेंट फॉर देयर रेपुटेशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उन्हें ये डर होता था कि उन्हें लौटाने से क्या होगा कि जो अन्य वस्तुएं हैं वो भी प्रत्यावर्तन के लिए एक मिसाल कायम हो जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ वस्तुओं को उनके मूल देश में वापस कर भी दिया जाता है, तो जो सरकारें होती थी, जो उनके पास टैक्सेशन आती थी, जो टूरिस्ट उन वस्तुओं को देखने आती थी, तो वो टैक्सेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उन्हें वो लोग खो देंगे। जिस चीज की वजह से लोग उसे देखने आ रहे हैं टैक्स भर के, अगर वही चीज ये लोग वापस दे देंगे उसी देश को जहाँ से वो लाए हैं, तो इससे इन लोगों को खतरा होगा और नुकसान भी होगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के प्रश्न। कोई भी पक्ष किसी वस्तु के स्वामित्व का दावा कर सकता है, ठीक है, कि इस समुदाय से लिया गया है। तो इसमें भी क्या होता है कि स्वामित्व का प्रश्न खड़ा होता है, ठीक है। एक कानूनी और नैतिक बहस होती है कि वस्तु किसकी है, उसके भाग्य का फैसला अधिकार किसके पास है, ठीक है, कौन इसे रखेगा और कौन इसे नहीं रखेगा। प्रत्यावर्तन के साथ कठिनाइयां, यानी कि डिफिकल्टीज विद रेप्रिट्रेशन। अब क्या होता था, संग्रहालय की वस्तुओं को अगर उनके मूल देश में लौटाएं तो ये महंगा भी हो सकता था और काफी मुश्किल भी हो सकता था। कैसे, ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली बात थी, क्योंकि अगर वस्तुएं नाजुक हुई और उन्हें ले जाने में ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का भी दें। उसके बाद अगर वो वस्तु ठीक ठाक पहुंच गई तो चलो ठीक है, लेकिन अगर टूट गई तो उसमें भी इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे चीज होती थी, उसके प्रिजर्वेशन को लेके भी बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती थी, बहुत ज्यादा ऐसे कंसर्न वो क्या होते थे, राइज हो जाते थे। लैक ऑफ कंसेंसस ऑन द वैल्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि बहाली के मूल्य पर आम सहमति का अभाव। अब कई विद्वान कार्यकर्ता, संग्रहालय पेशावर, ठीक है, उन लोगों के बीच क्या होता था, प्रत्यावर्तन और बहाली के मूल्य पर थोड़ी सी सहमति का अभाव होता था, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि वस्तुओं को वापस करना न्याय है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये तो सांस्कृतिक कार्य है, अब वस्तुओं को नहीं हटा सकते, ये हटाना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी इन लोगों के बीच बहुत कमी भी होती थी आम सहमति की। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते, जो संग्रहालय और औपनिवेशिक इतिहास है, उन्होंने स्वामित्व और सांस्कृतिक कलाकृतियों के प्रदर्शन के बारे में जो भी बहसें चल रही थी, उन मुद्दों को, उन बहसों को क्या करा, जन्म दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अपने देशों से ली गई वस्तुओं के लिए आह्वान भी किया, लेकिन कई देशों को उनकी वस्तुएं ऐसे नहीं मिली और उनकी समस्याएं ये थी जो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलेखन से आप क्या समझते हैं, अभिलेखागारों अथवा संग्रहालयों में प्रलेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स। तो किसी भी, अगर हम दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, शेयरिंग, रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ टॉपिक, ठीक है। अगर दस्तावेजीकरण की हम आम शब्दों में बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती थी जिसमें हमें किसी भी विषय के बारे में जानकारी मिलती थी, चाहे वो जानकारी लिखित रूप में मिले, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रूप में बने, ठीक है। ये कैसी प्रक्रिया होती थी, ये वेरियस फॉर्म में भी हो सकती थी, ठीक है, इसके डिफरेंट रूप भी हो सकते थे। जैसे कुछ मैनुअल्स होती थी, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती थी, ठीक है, तकनीकी विनिर्देश कहते हैं जिसे हम, कुछ प्रोजेक्ट प्लान्स होते थे यानी कि परियोजनाएं, फिर सिस्टम डायग्राम्स और भी वर्क फ्लोज होते थे इसमें, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उन व्यक्तियों के एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता था जिन्हें किसी भी विशेष प्रणाली या फिर किसी भी प्रक्रिया या फिर किसी भी उत्पाद को, किसी भी वस्तु को समझने के लिए इसकी जरूरत होती थी, ठीक है। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ हिस्ट्री ऑफ चेंजेस मेड टू अ सिस्टम और प्रोजेक्ट, हेल्पिंग टू ट्रैक द इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस ओवर टाइम। बट आर्ट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियाज पास्ट सर्वे डॉक्यूमेंटेशन, achieving and the potential of the visual artifact in comprehending India's past as well appreciated by the British antiquarians of the 19th century, even as steps were being taken during the period to understand Indian history and culture through written records। यानी कि जो कला और भारत के अतीत की अगर हम व्याख्या करें, उसके सर्वेक्षण की, उसके दस्तावेजीकरण की, ठीक है, तो भारत के अतीत को समझने में जो दृश्य कलाकृति थी, ठीक है, जो विजन आर्टिफैक्ट थे, उनकी क्षमता या फिर उनकी इस चीज को ज्यादा सराहा गया था। और ये किसके द्वारा सराहा गया था, ब्रिटिश जो पुरावशेष थे उनके द्वारा 19th सेंचुरी में इसकी काफी तारीफ की गई थी, ठीक है। इस अवधि के दौरान जो भारतीय इतिहास है उसको लिखित रिकॉर्ड के माध्यम से कैसे पेश किया जाए, उसकी संस्कृति को रिटन रिकॉर्ड्स में कैसे पेश किया जाए, इसके लिए भी डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे थे, ठीक है। अब अभिलेखागार में प्रलेखन की अगर हम बात करें, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन इन
अर्चीव्स की हम बात करें, इसमें सबसे पहला होता है कैटलॉग। अब कैटलॉगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, किसी भी आइटम का रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें ऑथर, डेट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, ठीक है, यानी कि लेखक का नाम, डेट यानी कि दिनांक आएगी, और जिस भी आइटम का वो रिकॉर्ड बन रहा है उसका एक छोटा सा संक्षिप्त एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आएगा। देन उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब इसमें क्या होता है कि जो भी वो वस्तु है जिसके बारे में भी हम वो रिकॉर्ड रेडी कर रहे हैं उसकी एक व्यवस्थित योजना होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक स्कीम होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है, ताकि जो भी उस सामग्री को सर्च करे उन्हें उसे ढूंढने और जो भी उसे सर्च करे उसे आसानी से वो मिल सके, वो बहुत इजीली उस मटेरियल को क्या करे, लोकेट कर सके। देन उसके बाद प्रिजर्वेशन यानी कि परिरक्षण। ये परिरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो भी अर्चीव्स होते हैं, जो भी अभिलेख होते हैं, उनको बचाना होता है, उनको गिरावट या फिर उनको कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए। इसमें इन्वॉल्व्स प्रॉपर स्टोरेज, हैंडलिंग, इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर एंड ऑल। देन नेक्स्ट इज परिग्रहण यानी कि असेसिंग। अब इसमें क्या होता है, असेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग न्यू मटेरियल्स इनटू द अर्चीव कलेक्शन। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें नए मटेरियल को प्राप्त करना होता है और फिर उसको भी रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। ये वस्तु की पहचान संख्या यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, जो भी वो आइटम आया है उसका रिकॉर्ड क्या है, उसकी सोर्सेस क्या है, इसके बारे में हमें रखना होता है। देन फाइंडिंग एड्स यानी कि फाइंडिंग एड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ एन अर्चीव कलेक्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे दस्तावेज होते हैं जो किसी भी अभिलेखागार के संग्रह की सामग्री का वर्णन करते हैं, उनकी होल्डिंग्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और जो भी वो संग्रह होता है उसको क्या करते हैं, मार्गदर्शित करने में उनकी हेल्प करते हैं। डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो विच प्रोसेस कन्वर्टिंग एनालॉग मटेरियल्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स, जो डिजिटल फॉर्मेट्स में मटेरियल को कन्वर्ट करती है, क्या ये नाजुक सामग्रियों को संरक्षित करने और व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाने में मदद करता है, ठीक है। एक ऐसी प्रोसेस है जो मटेरियल को प्रिजर्व भी बहुत इजीली कर लेती है और लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजीली असेसेबल कर देती है। देन मीटा डाटा। तो मीटा डाटा इज डिस्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन आइटम दैट हेल्प इन इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिट्रीवल, यानी कि जो मीटा डाटा होता है वो किसी भी वस्तु के बारे में हमें एक वर्णनात्मक जानकारी प्रोवाइड करवाता है जो उसकी पहचान को, उसकी पुनर्प्राप्ति में क्या करती है, मदद करती है। और इन वस्तुओं में कैसे टॉपिक्स कंक्लूड होते हैं, ऑथर, डेट और कंटेंट्स। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर अब हम म्यूजियम की बात करें, ठीक है, संग्रहालयों में प्रलेखन की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन इन म्यूजियम्स की बात करें, तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबसे पहला तो है एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण। अब जो दस्तावेजीकरण होता है वो अधिग्रहण की पॉइंट पे शुरू होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी बिगिन एट द पॉइंट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जब भी कोई वस्तु पहली बार अगर म्यूजियम में आ रही है, उसे संग्रहालय से जोड़ा जा रहा है, उसके जो रिकॉर्ड्स होने हैं वो शामिल होने चाहिए, जैसे कि जो भी चीज आई है उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है, उसका इतिहास से कोई संबंध है या नहीं, रिलेशन विद हिस्टोरिकल और कल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, तो ये सब कुछ होना चाहिए। देन उसके बाद सेम उसका भी संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ म्यूजियम कलेक्शन, ठीक है। और किसी भी वस्तु पर अगर कोई भी विचार किया जा रहा है या उसको ठीक किया जा रहा है, उसकी मरम्मत की जा रही है, पहले की कंडीशन क्या थी उस सब्जेक्ट की, देन ठीक होने के बाद उस सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, तो उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। कैटलॉगिंग यानी कि सूची होनी चाहिए। अगर एक भी बार एक वस्तु प्राप्त हो रही है संग्रहालय को तो उसके पास उसका एक डाटा होना चाहिए जिसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वही ऑब्जेक्ट का पूरा एक डिस्क्रिप्शन, उसकी हिस्ट्री, उसका एक प्रिजर्व डेटा, इन सब के बारे में भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। देन लोन्स एंड एग्जीबिशन यानी कि ऋण और प्रदर्शन करनिया, यानी कि जब भी वस्तु को उधार लिया जाता है या फिर उन्हें डिस्प्ले किया जाता है, उसे एग्जिबिट किया जाता है। देन डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी टू ट्रैक देयर मूवमेंट एंड इंश्योर देयर सेफ रिटर्न, तो आंदोलन को ट्रैक करने और उसकी जो वापसी यानी कि जब भी वो वस्तु वापस आए तो उसकी जो वापसी है वो सुरक्षित हुई है या नहीं, तो उसके लिए भी क्या होने चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास कि जो भी उधारकर्ता उसे लेकर गया है, कहाँ लेके गया है, उसका ऋण का स्थान क्या है, कोई विशेष कोई स्पेशल हेडलिंग है या नहीं, वो कहाँ डिस्प्ले कर रहा है, तो ये सारी जो नेसेसरी थिंग्स होती है वो सब कुछ शामिल होनी चाहिए। देन डिस्पोजल यानी कि निपटान। अगर किसी वस्तु को म्यूजियम से हटा दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रिमूव्ड हो गया है कलेक्शन से, तो जहाँ उसकी बिक्री हुई है या जहाँ उसका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, एक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड, एक उसका दस्तावेजीकरण होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि जो भी उसका मेथड है सेल का वो नैतिक ही हो, अनैतिक नहीं हो, ठीक है, एथिकल रूप पे वो जाना चाहिए। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है दोनों में ही, अर्चीव में भी और म्यूजियम में भी, ठीक है, और दोनों की कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ मिशन उन्हें पूरा करना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा अतीत का अध्ययन करने में क्या सुविधा होती है।
यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल आर्काइव्स, हाउ डज इट फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ द पास्ट। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल आर्काइव क्या होता है, जिसे हम डाटा संग्रह भी कहते हैं, आमतौर पर ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक सूचना प्रणाली होती है, जिसका गोल क्या होता है, जिसका एम होता है कि हम जो भी डिफरेंट डिजिटल साधन हैं उनको क्या करें, प्रिजर्व करें और उन्हें उपयोगकर्ताओं के एक परिभाषित समूह के रूप में उपलब्ध करवाएं। ठीक है, इट एम्स टू स्टोर वेरियस डिजिटल रिसोर्सेज एंड मेक देम अवेलेबल टू अ डिफाइंड सेट ऑफ यूजर्स। ठीक है, डिजिटल आर्काइव continue to evolve in terms of content and technology alongside digital libraries and digital museum। तो जो ये सामग्री और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अगर हम डिजिटल की बात करें तो आजकल डिजिटल पुस्तकालय है, ठीक है, डिजिटल म्यूजियम और डिजिटल आर्काइव्स का भी जो डेवलपमेंट है वो भी जारी है। अब जो डिजिटल आर्काइव होता है इज अ रिपोजिटरी ऑफ अ डिजिटल कंटेंट। ठीक है, वो आज के समय में एक डिजिटल सामग्री का एक भंडार है। ठीक है, कोई भी एक कंपनी या फिर व्यक्ति लंबे समय तक जिसे रखना चाहता है। अब डिजिटल जानकारी क्या होती है, ऐसे दस्तावेज, ऐसे चित्र या फिर ऐसी वीडियो जो एक डिजिटल फॉर्म में रखी जाती है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। और ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसका जो कलेक्शन होता है बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, एक मल्टी लेवल स्टोरेज होता है जिसे हम हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, अगर हम एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के अनुसार बात करें तो वो क्या कहता है, जो उनका संग्रहालय विश्वविद्यालय की स्मृति को बनाए रखने के लिए उनके साक्ष्य, कानूनी, प्रासंगिक या सूचना मूल्य के आधार पर उपयुक्त सामग्री के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए है। इसी तरह निगम, व्यवसाय और लोग कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने इन अभिलेखाकारों को रखा है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है वो कहती है कि जो उनके अभिलेखाकार हैं वो उन्होंने इसलिए रखे हैं ताकि जो भी उनके पास मटेरियल है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व हो सके। वो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के मेमोरी के लिए रखा है। उसमें काफी कंटेक्चुअल और इंफॉर्मेशन वैल्यू वाली चीजें हैं। अब उस तरीके जिनमें डिजिटल अभिलेखाकार अतीत के अध्ययन की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कि फ्यू वेज इन विच डिजिटल आर्काइव फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ द पास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीज्ड एक्सेस, यानी कि बढ़ी हुई पहुंच। आज भी अगर हम देखें कि ऑनलाइन का ही मोड है, हम ऑनलाइन कोई भी ऐसे बुक हम रीड आउट कर सकते हैं, तो वही चीज है कि जो भी डिजिटल आर्काइव्स होते हैं वो अब ऑनलाइन चीजों को एक वाइड रेंज में, ठीक है, एक बड़ी सी श्रृंखला में हिस्टोरिकल मटेरियल्स को, प्राइमरी रिसोर्सेज को, जिसमें लेटर, डायरी, फोटोग्राफ और भी जो गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब इससे हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है, जो भी विद्वान यात्रा वगैरह नहीं करना चाहते वो बिना इन सामग्रियों तक ऑनलाइन मोड की हेल्प से पहुंच सकते हैं। उसके बाद खोज योग्यता, यानी कि सर्च एबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि डिजिटल आर्काइव ऑफ्टन प्रोवाइड पावरफुल सर्च टूल्स दैट अलाउ रिसर्च टू क्विकली एंड इजीली लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद इन लार्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो ये डिजिटल अभिलेखाकार होता है वो लोगों को एक ऐसा पावरफुल सर्च टूल यानी कि खोज उपकरण प्रदान करते हैं जिससे जो भी रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, वो जिस भी दस्तावेज को ढूंढना चाहते हैं या जिस भी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं उसे सर्च करते हैं और इजीली उसके बारे में जानकारी निकाल लेते हैं और इजीली पढ़ लेते हैं। तो उससे उनका जो टाइम है वो भी बचता है और इससे क्या होता है कि वो कनेक्शन और पैटर्न्स को भी समझने लग जाते हैं। देन वही नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेशन, यानी कि संरक्षण। अब इसमें क्या होता है, जो डिजिटली अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम म्यूजियम में या फिर हम आर्काइव में कोई भी चीज संभाल कर रखते हैं तो वो कभी टूट जाती है, कभी चोरी हो जाती है, कभी कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जिससे वो खराब हो जाती है। लेकिन डिजिटली अगर हमने एक बार एक प्लेटफॉर्म पर किसी भी चीज को डाल दिया तो उसके बाद उसका वहां से खराब होने का कोई मतलब ही नहीं होता। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो बैकअप लिया जा सकता है। ठीक है, एक रेगुलरली बैकअप लेने की भी सुविधा होती है, वो हमें प्रोवाइड होती है, हम उसकी डिजिटल कॉपीज निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये चीजें कभी खराब नहीं होती, तो ये प्रिजर्व रहती हैं। उसके बाद कोलैबोरेशन, यानी कि सहयोग। अब ये शोधकर्ताओं को या फिर जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी विद्वान हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें काफी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत इजीली एक जगह इन सारी चीजों को सर्च करते हैं, पढ़ लेते हैं और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लागत प्रभावी की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यात्रा नहीं कर पाते या फिर वो अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होती है। क्यों? क्योंकि वो डिजिटली घर पे भी बैठ के इन सारे चीजों को सर्च कर सकते हैं, डिजिटल मोड को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो बचेगा। देन असेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस, यानी कि व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ, यानी कि जो लोग विकलांग है या फिर यात्रा करने में सक्षम नहीं है, जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, who may not have the means to travel, और कुछ उनकी फिजिकली प्रॉब्लम्स भी है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ताकि उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो इजीली अपने कंटेंट को
सर्च करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो भी डिजिटल आर्चीव्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू फैसिलिटेटिंग द स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक है। वो प्रोवाइड करवाने में असेस, सर्चेबिलिटी, प्रिजर्वेशन एंड कोलैबोरेशन, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं सर्चेस को, स्कॉलर्स को, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा ईजियर होता है किसी भी इंसान को जानने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन अकाउंट ऑफ योर फील्ड विजिट ऑफ अ म्यूजियम और अर्चीव ऑफ योर चॉइस, हाउ दिस विल बेनिफिट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ अ हिस्ट्री। तो संग्रहालय या अभिलेखाकार के अपने भ्रमण पर एक टिप्पणी लिख रही हमें इतिहास के विद्यार्थी के रूप में आपके लिए किस तरह लाभदायक रहा, कि अगर आप कभी एक बार किसी म्यूजियम में या फिर किसी अर्चीव में घूमने गए हो, आपने उसका टूर किया है, तो आपको कैसे वो अपने लिए हेल्पफुल रखा। आप अगर एक इतिहास की स्टूडेंट हो, एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हुई, तो ये आपके लिए कैसे यूजफुल रहा, हमें इसके बेनिफिट बताना है। तो जैसे कि सबको पता है, कोई भी अगर हम म्यूजियम जाए या फिर हम अर्चीव जाए, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है बहुत फासिनेटिंग होता है, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है, ठीक है, क्योंकि जो ये संस्थान होते हैं यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्टवर्क होते हैं, ठीक है, एक ऐसी सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, ऐसी कलाकृति होती है जो हमें हमारे इतिहास को जानने में, हमारे अतीत को जानने में एक ऐसी समझ प्रदान करते हैं जिससे जो रुचि होती है हमारी वो भी बढ़ती है, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है और हमें ऐसी कई चीज़ें जानने को मिलती है जिन्हें हम नहीं जानते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम किसी म्यूजियम को विजिट करते हैं, अगर हम किसी संग्रहालय का दौरा करते हैं, तो ठीक है, तो देखो संग्रहालय एक सार्वजनिक संस्था यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक वहाँ जा सकती है और वो हमें बहुत सारी सांस्कृतिक चीजें, ऐतिहासिक चीजें, साइंटिफिक चीजें, आर्टिफैक्ट्स जो चीजें होती हैं वो डिस्प्ले करता है, हमें प्रदर्शित करता है, उन्हें प्रिजर्व करके रखता है, उनका कलेक्शन रखता है। इससे क्या होता है कि जो भी जनता जाती है, ठीक है, उनका एजुकेशनल मोटिवेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, उन्हें वहाँ से इंस्पिरेशन तो मिलती है, लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि वहाँ पे जो उनकी नॉलेज होती है वो काफ़ी गेन होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उनका जो इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में वो बढ़ता है, वो एक छोटी सी चीज़ से लेके एक नेशनल लेवल तक की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, जान सकते हैं। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि अगर हम किसी म्यूजियम में जा रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात लर्निंग एंड एजुकेशन, यानी कि सीखना और शिक्षा। वही चीज़ें, हम कोई भी नई चीज़ देखेंगे, कोई भी कलाकृति देखेंगे, हम उसके बारे में सीखेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम नॉलेज गेन करेंगे। किसके लिए करेंगे? टू अबाउट अवर हिस्ट्री, अवर साइंस, आर्ट, अवर कल्चर और भी अदर टॉपिक्स जो भी वहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये सब किसके लिए? स्पेशली बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी छात्र होते हैं उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद कल्चरल इनरिचमेंट, यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक संवर्धन है। अगर हम अलग अलग सांस्कृतिक चीजें देखेंगे तो उससे हमें हमारे कल्चर को समझने में, हमारी जितनी भी डाइवर्सिटीज है उनको समझने में काफी हेल्प मिलेगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी प्रमोट होगी। देन व्यक्तिगत विकास, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। अगर हम कभी भी संग्रहालय जाएंगे, ठीक है, हमारे मन में अलग अलग जिज्ञासाएं उठेंगी, ठीक है, हमारे अंदर क्यूरोसिटी उठेगी, क्रिएटिविटी उठेगी किसी भी चीज़ को जानने के लिए, जिससे हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है, यानी कि जो हमारा व्यक्तिगत विकास है वो जल्दी होगा। और ठीक है, हमारे जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो बढ़ेगा, कंटेम्पलेशन भी बढ़ेगा। अगर हम समाजीकरण की बात करें, यानी कि सोशलाइजेशन की बात करें, तो जो म्यूजियम्स होते हैं, इट कैन अ ग्रेट प्लेस टू सोशलाइज विद फैमिली, फ्रेंड्स और पीपल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, कि जिनका इन चीज़ों में हमारी तरह ही इंटरेस्ट है वो भी हमारे साथ जा सकते हैं इनको देखने, ताकि जब भी हम कोई चीज़ देखें, कोई भी मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट वहाँ देखें, तो अगर सामने वाले बंदे को, जो हमारे साथ गया है, उसको भी अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो जो हम बातचीत करेंगे, जो हम चर्चा करेंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, डिस्कशन होगा उस ऑब्जेक्ट को लेके, काफ़ी कन्वर्सेशन होगी। देन इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है, ये मनोरंजन का भी साधन है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, जो एक्टिविटीज़ होंगी वो एक हमें आकर्षक रूप प्रदान करेगी, ठीक है, एक इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी जो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, विरासत का संरक्षण, इससे क्या होगा, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, वो प्रिजर्व रहेगा, फ्यूचर जनरेशन उनके बारे में जान पाएगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो संग्रहालय का जब हम दौरा करते हैं तो हम उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी आर्चीव का, यानी कि किसी अभिलेखागार का दौरा करते हैं, तो इसमें भी वही सेम बातें हैं कि ये भी हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों, तस्वीरों, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले करेगी, उनको संरक्षित कैसे किया गया है ये बताएंगी, इनका यूज़ क्या क्या है, ये सब कुछ। कहीं कहीं जो रूल्स होते हैं वो काफ़ी टफ भी होते हैं, तो उसके बारे में हमें पता चलेगा कि इनकी खोज कैसे शुरू हुई, कैसे यहाँ पे आई,
तो हम गाइड भी रख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे ऑडियो गाइड होता है जिनका हम यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई विवरण पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी वही सारी बात होती है कि हम अपने स्थानीय इतिहास को समझ सकते हैं, ठीक है? अगर हम किसी भी विशेष क्षेत्र या फिर किसी भी एक स्पेशल कम्युनिटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, जिन्हें पढ़ के हम जान सकते हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं कि उस समुदाय के लोग कैसे रहते थे, वहाँ पे घटनाएँ क्या-क्या होती थी, वहाँ की संस्कृति क्या थी, ठीक है? और शोध करना यानी कि कंडक्टेड रिसर्च, जो भी वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, स्कॉलर्स जाते हैं, रिसर्चर्स जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि कैसे रिलेशंस बने, वहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस आए इन सब में, इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो भी वहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियल्स हैं, कई-कई जो चीज़ें होती हैं, वो कहीं और उपलब्ध नहीं होती, अभिलेखागार में उपलब्ध होती हैं, ठीक है? तो इससे हम अपने इतिहास को बहुत ही अतरंग और एकदम वेल मैनर तरीके से समझ सकते हैं। तो यही है कि हम अगर किसी भी आर्चीव में जाए तो क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि दोनों ही इंस्टीट्यूशन, चाहे वो म्यूज़ियम हो, चाहे वो आर्चीव हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने में, पास्ट और प्रेज़ेंट को जानने में, ठीक है? वो बहुत ही ईज़िली हमारी हेल्प करते हैं, हमारी नॉलेज को गेन करवाने में। अगर हम कोई स्टूडेंट जाता है, कोई रिसर्चर जाता है, चाहे वहाँ कोई टीम जाती है, वो हिस्ट्री और कल्चर को बहुत ईज़िली समझ सकती है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है? बहुत ही अच्छा और एकदम fascinating एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है? राइट अ शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है मीडिया एंड आर्चीव, यानी कि मीडिया व अभिलेखागार। सेकंड इज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, यानी कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। देन अभिलेखागार के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ आर्चीव्स। तो इनमें से जो भी 2 हमें अच्छे लगे, हमें इजीली आते हो, हमें उनको लिखना चाहिए। अगर हम पहली बात करें मीडिया एंड आर्चीव की, यानी कि मीडिया और अभिलेखागार की हम बात करें, देखो मीडिया क्या होती है, ये ऐसा वेरियस फॉर्म को रेफर करती है कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं प्रिंट के रूप में, ठीक है, डिजिटल मीडिया के रूप में। अभी मैंने आपको बताया कि एक डिजिटल मीडिया किस तरीके से हेल्पफुल रहती है, तो उसके रूप में ये अलग अलग फॉर्म में कम्युनिकेट करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ये फॉर्म्स होती है मीडिया की, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है, वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, या जो भी हमारी सोसाइटी है, उसे एक न्यू रूप देती है, ठीक है, एक न्यू शेप देती है। वहीं अगर हम अभिलेखागार की बात करें, तो अभिलेखागार मैं आपको बता चुकी हूँ, अभिलेखागार एक ऐसा स्थान जहाँ पर कलेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे अदर मटेरियल्स होते हैं जो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और ऐसे लोगों के लिए जिन्हें पास्ट के बारे में जानने में अच्छा लगता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया एंड आर्चीव्स, ठीक है। सबसे पहली बात यही, प्रिजर्विंग हिस्ट्री, चाहे मीडिया हो चाहे अभिलेखाकार हो, ये दोनों ही फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे हिस्टोरिकल इवेंट, कल्चर और ट्रेडिशन को सिक्योर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ये महत्वपूर्ण समाचार, घटनाओं, भाषण और कलात्मक प्रदर्शनों जैसे समय को कैप्चर करता है। जो मीडिया होती है वो ऐसे मोमेंट को कैप्चर करती है जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, कोई भी इवेंट हो या फिर कोई भी एरिस्टिक परफॉर्मेंस हो। देन सूचना तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है, यानी कि प्रोवाइडिंग असेस टू इंफॉर्मेशन। जो भी अभिलेखाकार होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, हमें सोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। किसकी फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की, फोटोग्राफ की और वीडियोस की फॉर्म में, ठीक है। ये स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उत्तरदायित्व का समर्थन, यानी कि सपोर्टिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो मीडिया और जो आर्चीव्स होते हैं, इट कैन हेल्प होल्ड गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट एंड बिहेवियर्स, यानी कि जो भी पिछली घटनाएं हुई हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं उनका प्रूफ, ठीक है, ये सरकारों को, निगमों को और व्यक्तियों को जो भी उन्होंने वर्क किए हैं उनके लिए जवाबदेह ठहराने में भी मदद करती है। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी और जो हमारी पारदर्शिता होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होती है, उसे प्रमोट करता है, उसे एनकरेज करता है, जिससे जस्टिस को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। देन एनकरेजिंग क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। इससे क्या होता है कि जितने भी न्यू आइडियाज होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, जो भी आर्टिस्ट का वर्क होता है, राइटर्स का वर्क होता है, जो भी अतीत में किए गए थिंकर्स हैं उनका जो काम होता है, इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, कि किस तरीके से काम करना चाहिए और ये हमें किससे कनेक्ट करता है, हमारे पास से कनेक्ट करता है। देन फॉस्टरिंग कल्चर आइडेंटिटी, यानी कि सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना, ये हमारे सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देती हैं। संगीत, भाषा और जो भी हमारी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं
उनको प्रिजर्व करती है और हमें हमारे कल्चर से मिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। देन एंटरटेनमेंट, जो मीडिया है वो एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है। ये एक ऐसे सोर्स के रूप में सर्विंग करता है जिससे जो लोग हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है आराम करने की या फिर कुछ भी ऐसा अवसर प्रदान करने की। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इतिहास को संरक्षित रखते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं और जो अकाउंटेबिलिटी की जो भावना है उसे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट था हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली यानी कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। जो नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, जो नेशनल म्यूजियम है इंडिया में, वो भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? हार्ट ऑफ द सिटी ऑन जनपद। ये जनपद शहर के मध्य पे स्थित है। इसमें क्या क्या है? प्रागैतिहासिक काल की, यानी कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम था उस टाइम की जो चीजें हैं उसका यहाँ पे एक बड़ा कलेक्शन है। ये 1949 में स्थापित किया गया था। ये भारत का एक ऐसा सांस्कृतिक संस्थान है जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियां शामिल है, ठीक है। बहुत सारी मूर्तियां हैं, पेंटिंग है, कपड़े हैं, सिक्के, गहने, पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारी चीजें शामिल है जो हमारे कल्चर हैबिटेट को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। अब इसकी कई विशेषताएं शामिल है इसमें, जैसे कि वही ऐतिहासिक महत्व, इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। जैसे कि बताया मैंने 1949 में स्थापित हुआ था, शहर के मध्य में स्थित है। इसमें जितनी भी वास्तुकला है वो भारत के पारंपरिक और आधुनिक दोनों शैलियों के मिक्सचर को रिप्रेजेंट करती है। देन इट हैज़ वास्ट कलेक्शन, यानी कि विशाल संग्रह है। यहाँ पे 35 गैलरीज हैं जो 3 फ्लोर पर है, जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या किया है? डिस्प्ले किया गया है। देन रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है यहाँ पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य, गुप्त काल, मुगल काल, इन सब के कालखंडों को दर्शाते हैं। इन सब के कालखंडों की यहाँ पे कलाकृतियां हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स और कई हथियार भी यानी कि वेपन्स भी शामिल हैं। एजुकेशनल वैल्यू भी है क्योंकि ये भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को जानने में हमारी मदद करता है, ठीक है। संरक्षण के प्रयास यानी कि कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये एक ऐसा पुस्तकालय है जिसके संरक्षण पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता फैलाता है। अब अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करें तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता गैलरी, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन गैलरी है जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। वहाँ के बर्तन यानी कि वहाँ के जो पॉटरी होती थी, जो ज्वेलरी होती थी, टूल्स होती थी, ये उनको दिखाता है। उसके बाद आर्म्स एंड आर्मर्स गैलरी यानी कि शस्त्र और कवच गैलरी, जिसमें जो भी वेपन्स होते थे ये उनको शो करता है। जो भी तलवारें होती थी, ढाल होती थी, कवच होती थी, ठीक है, उन सबको, डैगर, शील्ड, आर्मर को ये शो करता है। देन हड़प्पा गैलरी, जैसे कि सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे प्रमुख शहर थे, बड़े शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो ये वहाँ की कलाकृतियों को भी शो करता है, जैसे कि वहाँ की मूर्तियां हो गई, वहाँ की पॉटरी हो गई, वहाँ की जो ज्वेलरी हो गई, उन सबको शो करता है। देन मिनिएचर पेंटिंग गैलरी, ठीक है, जो भी मुगल, पहाड़ी और राजस्थानी इलाकों में जितनी भी पेंटिंग्स बनी थी वो सारी पेंटिंग्स को ये शो करता है। फिर पांडुलिपि दीर्घा है यहाँ पे, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स दीर्घा, जितनी भी ताड़ के पत्तों पर, कागज पर या फिर बुर्ज की छाल पर, पाल लीव्स पेपर या फिर बिर्च बाग पर जितनी भी संस्कृत में या फिर बौद्ध ग्रंथ या फिर जितनी भी इस्लामी सुलेख शामिल है वो सारी पांडुलिपियां भी इसके अंदर है, ठीक है। तो एंड में इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि एक बार सभी को इस दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में जाना चाहिए जो दिल्ली में स्थापित है। ऐसे व्यक्ति को तो पक्का जाना चाहिए जो भी इंटरेस्टेड है इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को जानने में। देन नेक्स्ट था अभिलेखाकार के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ आर्चीव्स। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभिलेखाकार क्या होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो पर्सनल आर्चीव यानी कि व्यक्तिगत संग्रह, ये किसी व्यक्ति, परिवार या संगठन से संबंधित कागज पत्र, फोटोग्राफ और अन्य वस्तुओं का संग्रह है, ठीक है, जहाँ पे जो भी इतिहासकार होते हैं फिर जो भी शोधकर्ता होते हैं वो किसी व्यक्ति के बारे में भी जानने आ सकते हैं या फिर उसके समूह के बारे में भी जानने आ सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल आर्चीव यानी कि संस्थागत अभिलेखाकार की, वहाँ पे दस्तावेज और भी कई सारे अभिलेख होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, उसको शोकेस करते हैं। देन गवर्नमेंट आर्चीव यानी कि सरकारी अभिलेखाकार भी होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो गवर्नमेंटल एजेंसीज, नेशनल आर्चीव, स्टेट आर्चीव, म्यूनिसिपल आर्चीव यानी कि नगर निगम, सरकारी एजेंसियां और राज्य अभिलेखाकार, ये सब कुछ इनके जो भी दस्तावेज होते हैं, इनके जो भी मटेरियल होते हैं, इनकी सामग्री भी इसमें शामिल है। देन व्यावसायिक अभिलेखाकार
यानी कि बिजनेस आर्चीव्स, ठीक है, इनके पास कलेक्शन होता है बिजनेस और कॉर्पोरेट से रिलेटेड सारी चीज़ों का, जिनमें बजट्स यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग मटेरियल होते हैं और ऐसे बहुत से अदर मटेरियल भी होते हैं जो हिस्ट्री की किसी भी विशेष कंपनी के इतिहास को दर्शाते हैं। देन डिजिटल आर्चीव यानी कि जो भी डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं, फोटोग्राफ होते हैं, ये इन सबको दर्शाता है, ठीक है। और दुनिया में चाहे कोई भी रिसर्चर कहीं भी बैठा हो, उस तक ये ऐतिहासिक सामग्री, हिस्टोरिकल मटेरियल इजीली पहुंच जाएगा। देन हिस्टोरिकल सोसाइटी यानी कि ऐतिहासिक समाज, ये ऐसे संगठन है जो किसी भी क्षेत्र की ऐतिहासिक अवधि, जो भी उसका कालक्रम होता है, उसका जो भी एक पीरियड होता है, ठीक है, उसके बारे में इजीली बता देता है, इसके रिकॉर्ड्स इजीली प्रोवाइड करवा देता है। देन रिलीजियस आर्चीव यानी कि धार्मिक अभिलेखाकार, ये किसी भी समुदाय का, किसी भी क्षेत्र का, कि वहाँ पे क्या विश्वास थे, वहाँ के ट्रेडिशन क्या थे, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, वहाँ पे लोग कैसी पूजा करते थे, संप्रदाय क्या था, इन सब के बारे में भी जानकारी इजीली प्रोवाइड करवाता है। देन म्यूजियम अभिलेखाकार यानी कि संग्रहालय अभिलेखाकार ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित करने के लक्ष्य से साझा किया जाता है। इसके अंतर्गत पुस्तकों और कागजों के बजाय क्या होता है, कलाकृतियां होती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उसकी बजाय होता है आर्टिफैक्ट्स और आर्ट वर्क, ठीक है। ये एक बहुत बड़े संग्रहालय में शामिल हो सकता है। इसे स्टैंड अलोन संस्थान भी माना जाता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट आज की दुनिया में ऐतिहासिक अभिलेखों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पहुंच प्रदान करने के लिए अभिलेखाकार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गए। इसका जो डिजिटल आर्चीव टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आजकल डिजिटली कोई भी कहीं से भी उस चीज़ की नॉलेज गेन कर सकता है और किसी को अगर एक्सपीरियंस करना होता है तो वो खुद उस अभिलेखाकार या संग्रहालय में विजिट करके एक्सपीरियंस लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर अप किया है, सारे क्वेश्चन को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो को पढ़ के समझ के अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेंड कर सके। इस नोट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।